नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम सभी लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। उस टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्रीलिम्स में भी बनता है, मेंस में बनता है। प्रीलिम्स में कौन सा फैक्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट उठा दिया जाए, इसके लिए हम लोग इस टॉपिक को डीपली देखेंगे। और इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में भी आप देख लीजिए लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। टॉपिक का क्या नाम है? सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। लिखिएगा, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। ये टॉपिक है आपका, इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में बहुत सारे जो है आपको दार्शनिक मिलेंगे, बहुत सारे समाज सुधारकों के नाम आएंगे। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस पूछे गए हैं, वो घटना चक्र के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। और घटना चक्र की एक सीरीज चलाएंगे, वो फिर से चलाएंगे। उसमें घटना चक्र भी चलेगी ही चलेगी, उसके साथ क्वेश्चन के अलावा भी मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, वो उसमें उसका जिक्र करेंगे। एक साइड घटना चक्र क्वेश्चंस होंगे और दूसरे साइड में जो भी उससे जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकेगी क्वेश्चन से, या जिन बुक से हो सकेगी क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उस सबको शेयर किया जाएगा। क्लियर? तो एक प्लान कर रहे हैं क्योंकि आपके पास लगभग 100 दिन मान के हम लोग चल रहे हैं। यूपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसके अक्टूबर नवंबर एक महीना और छोड़ दीजिए। दिसंबर में कौन है आपका? समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसके लिए लगेंगे हम लोग। तो वो क्वेश्चन आंसर की सीरीज अलग से चली गई, ठीक है। हाँ, फिर आइए देखते हैं हम लोग पहला सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए इसमें कैसे क्या हम लोग कवर करना है। पहली बात तो सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन की जो हम लोग बात करें, 19वीं सदी में, कौन सदी में? 19वीं सदी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये कौन सा इतिहास? आधुनिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने। तो ये कह सकते हो 19वीं सदी में ये ज़्यादातर हो रहा है। किस सदी में हो रहा है? 19वीं सदी में। 19वीं सदी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ने आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो ये क्या, किस सदी में हो रहा है? कभी कभी छोटे क्वेश्चन वन लाइनर बन जाए, उसी में स्टेटमेंट टाइप के, वहाँ लिखा है 18वीं सदी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हम लोग कौन सा रखेंगे सेंटेंस? 19वीं सदी में, ठीक है। तो 19वीं सदी में हो रहा है, तो इसको भी एक लाइन में लिख सकते हैं, आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान। जब मैं लिखूँ तो आप भी लिख लिया करो, पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये क्या है? 19वीं सदी में क्या है? आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान है किसका? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का। धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें आप बने रहिएगा, हर एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताऊंगा जितनी भी इंपॉर्टेंट हो सकेगी। तो उसमें जो हम लोग देखें, जो कहा जा सकता है कि 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का नेतृत्व उन पुरुषों महिलाओं ने देखा, या उन पुरुषों महिलाओं ने किया जिन्होंने आधुनिक भारत का सपना देखा था। कह सकते हो उसमें वही पुरुष महिलाएं हैं जो आधुनिकीकरण के लिए जो है जोर दे रहे हैं, वही इसमें भाग ज़्यादा लेंगे, वही नेतृत्व इसका करेंगे। और यहाँ पर जो देखा जाए कौन से दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं ये लोग हैं, खासकर अंधविश्वास, घृणित प्रथाएं, सामाजिक बुराइयों का विरोध, और देखा जाए लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या दे रहे हैं? प्रोत्साहन। किसका विरोध है? अंधविश्वास है, घृणित प्रथाएं हैं, सामाजिक बुराई है, इनका सबका विरोध कर रहे हैं। और लोकतांत्रिक मूल्य है, सामाजिक समानता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इत्यादि को क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहन दे रहे हैं। महिला शिक्षा है, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक, महिलाओं को संपत्ति के में अधिकार दिलाना है, इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। क्लियर? फिर आते हैं हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग अगले पॉइंट में देखते हैं कि आखिर इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा वर्ग रहा? जो प्रभावित वर्ग रहा इस आंदोलन से, प्रभावित वर्ग, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में, प्रभावित वर्ग रहा। तो जो इस आंदोलन से प्रभावित वर्ग रहे, नगरीय उच्च जातियां रहीं, नगरीय उच्च जातियां, बुद्धिजीवी वर्ग, जो देखा जाए रजवाड़े, जमींदार व जमींदार ज़्यादा प्रभावित हुए इससे। जो देखा जाए अप्रभावित खासकर कौन रहा? अप्रभावित इस आंदोलन से कौन रहा? अप्रभावित खासकर जो है निर्धन या गरीब कह लीजिए, निर्धन, साधारण वर्ग, ये क्या रहे? अप्रभावित रहे, जो हम लोग देखें। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, उसमें लिखा है से पॉइंट 1 सर्वसाधारण वर्ग, पॉइंट 2 जो आपका बुद्धिजीवी वर्ग, पॉइंट 3 नगरीय उच्च जातियाँ, पॉइंट 4 जो है रजवाड़े व जमींदार। तो उसमें छांटना है कि 1 2 3 2 3 1 1 2 3 4 ऐसे करना होता है। तो आपको पॉइंट पता नहीं होगा तो कैसे वहाँ पे इसका मैच कर दोगे, उल्टा कर दोगे, वहाँ पे ये अप्रभावित का जगह प्रभावित लग जाएगा। क्लियर? प्रभावित का मतलब ये लोग इस आंदोलन या इससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं रखे, ज़्यादातर प्रभावित कौन हुआ? यही लोग, ये वर्ग प्रभावित हुआ। अब आइए खासकर शिक्षित वर्ग। अब हम लोग देख रहे हैं क्या पॉइंट्स है। जो इसमें सबसे पहला जो है सामाजिक सुधार आंदोलन का श्रेय दिया जाता है राजा राम मोहन राय को। दिया किसको दिया जाता है? सबसे पहले समाज सुधारकों में नाम किसका आता है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनको अन्य नामों से जाना गया है। इनके अन्य नाम बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अन्य नाम क्या है? इनके अन्य नाम आधुनिक भारत के निर्माता या आधुनिक भारत के जनक, भारतीय पुनर्जागरण के जनक। सारे नाम एक ही साथ में लिखा दूंगा, कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, फिर आइए भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, अतीत को भविष्य से जोड़ने वाले सेतु। अन्य नाम भी है इनके युगदूत। क्या नाम है? युगदूत। अन्य नाम है आधुनिक प्रथम पुरुष। ये सब किसके नाम हैं? राजा राम मोहन राय। इनमें से कोई भी क्वेश्चन उठा दे कि आधुनिक प्रथम पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। आधुनिक
भारत का निर्माता या आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहता है? राजा राम मोहन राय। इस तरीके क्वेश्चन कोई भी आएंगे आप क्या करेंगे? टिक इन्हीं को लगाएंगे। बढ़िया आगे चलिए, तो राजा राम मोहन राय के बाद हो गया मामला, ये भी हो गया पॉइंट। अब हम लोग देख रहे हैं राजा राम मोहन राय के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, उससे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे खासकर क्या क्या मामला है। देखो, राजा राम मोहन राय को जो विचार था वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। उनका विचार क्या था? इनके जो विचार देखे जाएं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक समानता, सामाजिक समानता के समर्थक हैं। एकेश्वरवाद या एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, में विश्वास, इसीलिए ने एकेश्वरवाद, इसीलिए इन्होंने क्या किया? एकेश्वरवाद का समर्थन किया, एकेश्वरवाद का समर्थन किया। अब इससे क्वेश्चन आ सकता है, इन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार नाम की एक पुस्तक लिखी है, उसको कब लिखी है? 1809 में, 9 ईस्वी में इन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, एकेश्वरवादियों पर उपहार कब लिखी इन्होंने? 1809 में। क्लियर। फिर आइए हम लोग जो देखते हैं आगे मामला क्या रहता है। देखिए, कहीं कहीं जो है 1814 लिखा है, कहीं कहीं 1815 लिखा है। जैसे स्पेक्ट्रम 1814 लिखता है, घटना चक्र 1815 लिखती है। ठीक है, तो 1814-15 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। तो इन्होंने कब आत्मीय सभा का गठन किया था? 1814 या 15 में। किसका किया? आत्मीय सभा का। क्लियर। तो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों से हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या क्या मामला है। अच्छा, आत्मीय सभा में किसकी जो है भर्त्सना की गई? जैसे इस सभा में जो आत्मीय सभा थी, इस सभा में जैसे मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा हो गया। फिर देखा जाए जाति कठोरता या जातिगत कठोरता, अंधविश्वास की भर्त्सना की गई, ठीक है। तो जो ये सभा थी, इस सभा के माध्यम से ये पॉइंट्स ये सब बताए गए हैं इसमें। क्लियर। फिर आज एक मान लीजिए आ जाए पहला स्टेटमेंट, 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से आत्मीय सभा का गठन किया गया। फिर अगला पॉइंट हो, इसके माध्यम से राजा राम मोहन राय ने जातिगत कठोरता, धार्मिक अंधविश्वास, मूर्ति पूजा का विरोध किया। दोनों बातें क्या हैं? सही हैं। क्लियर। तो एक आपका फैक्चुअल आता जाता है आजकल पीसीएस में, और एक कैसा आ जाता है? कॉन्सेप्ट वाला। मतलब एक फैक्चुअल, एक कॉन्सेप्ट की लाइन। जैसे मान लीजिए आया था विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया पुस्तक लिखी। अभी समीक्षा अधिकारी 2023 के पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था, विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया पुस्तक लिखी, पहली लाइन थी। फिर दूसरी लिख दी, विपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाजी थे। ऐसे मतलब एक क्वेश्चन जो है क्या है? डायरेक्ट जानकारी है। एक लाइन क्या है? आपके अंदर की बात पूछ लेता है, कौन सी चीज़ आखिर है क्या, जिसने पढ़ा होगा अंदर वही जान पाएगा। अब आइए अगला हम लोग पॉइंट देख रहे हैं, क्या क्या पॉइंट क्या क्या बातें हैं। ये बातें हो गई। अब जो देखा जाए राजा राम मोहन राय के मामले में 1820 ईस्वी में
इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक के माध्यम से न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक विचारों पर प्रकाश डाला। ठीक है, तो ये बात समझिए, क्वेश्चन आ जाए कि प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस इनकी पुस्तक कब आई? 1820 में। और न्यू टेस्टामेंट के इन्होंने जो है किससे प्रभावित हुए थे, या कह रही है किसकी इन्होंने प्रशंसा की थी? न्यू टेस्टामेंट के किन विचारों की? नैतिक और दार्शनिक विचारों की इन्होंने क्या की? प्रशंसा की। लेकिन इन्होंने बताया कि न्यू टेस्टामेंट से चमत्कारिक काल्पनिक कहानियों को अलग किया जाए, इनको को निकाला जाए। क्लियर? तो इन्होंने न्यू टेस्टामेंट की चमत्कारिक कहानियों की आलोचना की, कहा इनको निकाला जाए। देखिए, आप जब देखोगे ईसाई धर्म में, तो एक है ओल्ड टेस्टामेंट है और एक क्या है? न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट वाले जो हैं ज़्यादा मतलब परंपरावादी हैं, धार्मिक विश्वासी ज़्यादा हैं, और न्यू टेस्टामेंट वाले आधुनिक विचार वाले हैं। क्लियर? उसी में से आगे प्रोटेस्टेंट एक उनकी शाखा बन जाती है ईसाईयत में, जो आधुनिक विचारधारा रखते हैं, और जो अपनी विचारधारा रखते हैं, मतलब पुरानी विचारधारा रखते हैं, जो कैसे धार्मिक कट्टरपन रहता है, वो कैथोलिक थे। ठीक है, वो ओल्ड टेस्टामेंट के लिए ज़्यादा अनुयायी हैं, ओल्ड टेस्टामेंट पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है, और जो आधुनिक वाले हैं उनका किस पे रहता है? न्यू टेस्टामेंट पे। तो ज़्यादातर डेवलप बाद में जो है न्यू टेस्टामेंट वाले ज़्यादा ईसाईयत वाले डेवलप हो गए, क्योंकि उन्होंने पूंजीवाद को पकड़ा। न्यू टेस्टामेंट के जो क्रिश्चियन थे उन्होंने पूंजीवाद के क्यों पकड़ा? एक होते मैक्स वेबर, जब आपको पढ़ाएंगे अभी तो मैक्स वेबर की बात जानोगे, तो मैक्स वेबर न्यू टेस्टामेंट के समर्थन में था। न्यू टेस्टामेंट वाले पूंजीवादी थे, वो कह रहे थे कि ब्याज लेना देना कोई गुनाह पाप नहीं है, कैसे भी तरक्की होनी चाहिए। और ओल्ड टेस्टामेंट में बताया जा रहा था क्रिश्चियन को जो है ब्याज लेना सही नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप मतलब ये तो अलग विषय है चर्चा का, बस यहाँ आया वर्ड मैंने इसलिए इसको यूज कर दिया, ईसाई से जुड़ा हुआ। अब अच्छा, इन्होंने जो चमत्कारी कहानियों को निकालने की बात की, तो इनकी भी बुराई शुरू हो गई। ऐसे लग रहा था ईसाई धर्म वालों को कि ये हिंदू धर्म की बातें निकाल रहे हैं, कवियाँ निकाल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ईसाई धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन बाद में होता क्या, जब उसमें भी इन्होंने जो गलत चीज़ें थी निकालना शुरू किया, तो इनका ईसाई मिशनरियों ने विरोध भी किया और निराशा भी इनके प्रति प्रकट की। क्लियर? तो ये तो कॉमन सी बात हमने बता दिया। अब आइए अगले बढ़ते हैं पॉइंट। इसमें एक और इसमें कहानी रहती है 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा की स्थापना की। इसे क्या जाना गया? ब्रह्म समाज भी जाना गया। इसे क्या जाना गया? ब्रह्म समाज भी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो याद रखेगा, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828 में। क्लियर? राजा राम मोहन राय के बारे में है। अब आइए, अच्छा, ब्रह्म समाज के भी कुछ विचार थे, जैसे ब्रह्म समाज के विचारों में जो आए हम लोग, तो इसके क्या विचार थे? जो इसके विचार है वही राजा राम मोहन राय के विचार हैं, कि राजा राम मोहन राय तो ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहे हैं। अब इसके विचार में ऐसे क्या है, किसका विरोध करना है? तो बहुपत्नी प्रथा देख लिया जाए। बहुपत्नी प्रथा के साथ साथ सती प्रथा का विरोध,
का विरोध करना का विरोध है शामिल। क्लियर। फिर जो देखा जाए और पॉइंट्स में देखें, बाल विवाह, बाल विवाह, बाल विवाह, बाल विवाह हो गया, बाल विवाह का विरोध, ये सब पॉइंट्स हैं। ठीक है। और किसका ये जो है समर्थन किसका कर रहे हैं, ये खासकर जो विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, इनका सबका जो है समर्थन करते हैं। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का विरोध। देखिए मूर्ति पूजा का विरोध ये क्यों करते हैं, इनका मानना है राजा राम मोहन राय के दृष्टि देखें, देखिए अपने मूल्यों से हर चीज़ को नहीं आगाता है। उस समय के सामाजिक मूल्य क्या रहे होंगे, उन समय के उनके मूल्य क्या रहे होंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि नैतिकता में कैसा होता है, यहाँ के नैतिकता और ठंडे प्रदेशों की नैतिकता में कैसे अंतर आता है। ठंडे क्षेत्रों में शरीर को गर्म रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ वही बियर और शराब जो है क्या है, औषधि के रूप में है। भारत है जो है कर्क रेखा के अधिकांश जो हिस्सा जो है कर्क रेखा के नीचे वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर भी है। भारत जो है एक देखा जाए गर्म जलवायु वाला है, तो यहाँ पर जो है वही शराब की कोई ज़रूरत इतनी नहीं है। अब वहाँ का कोई व्यक्ति यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं कल एक आंदोलन आया था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में जब गांधी जी ने शराबबंदी करवाई, अंग्रेजों को घाटा होने लगा, तो उन्होंने शराब को कैसे प्रमोट किया, जूलियस सीजर को दिखा रहे हैं, विलियम शेक्सपियर को दिखा रहे हैं। अब वो तो ठंडे क्षेत्रों के हैं, वो तो पीते हुए, वहाँ तो आम बात है, वहाँ स्टूडेंट पी रहे हैं, वहाँ तो बियर एक क्या है, शरीर के लिए औषधि है। लेकिन यहाँ वही चीज़ क्या है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है, यहाँ वो चीज़ क्या है, गलत है। देख लीजिएगा। तो ये मूल्यों के हिसाब से होता है कि स्थितियाँ कैसी क्या हैं। भी जल्दी बंद कर दिया, अभी बंद ही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, फिर आइए देखते हैं हम लोग, अब आइए देखिए। हाँ, तो मैं बता रहा था सबके मूल्य हैं, उस समय के कुछ और मूल्य रहे होंगे, या नैतिकता कुछ और रही होगी, और वहाँ की नैतिकता में कुछ और अंतर रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे क्या हो रहा है। देखिए ये तो 1828 की बात हो गई। अब हम लोग देख रहे हैं राजा राम, अच्छा एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, क्या इसमें है कि जो है, कहाँ पे थे, जो हम ब्रह्म समाज के बारे में बता रहे थे, ब्रह्म समाज के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो मूर्ति पूजा का विरोध इनके उसमें सिद्धांतों में था, प्लस और क्या था, जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा व अंधविश्वास का विरोध, व अंधविश्वास का विरोध, अंधविश्वास का विरोध है। ठीक है। फिर देखिए ये ईश्वर में ये मूर्ति पूजा का विरोध क्यों मान रहे हैं, कह रहे हैं ये ईश्वर का ना तो जन्म होता है, ना ईश्वर की मृत्यु होती है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इनका कॉन्सेप्ट था। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, तो इसीलिए उनकी मूर्ति पूजा का कोई मतलब नहीं है, इनका कॉन्सेप्ट था। किसका, जो है राजा राम मोहन राय का। क्लियर। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आ जाइए, देखिए अगला मामला, जैसे इन्होंने धर्म की बुराई की, तो अब जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक लोग हैं, तो सोचे कि सीधे सीधे धर्म पे इनका कटाक्ष है। धर्म का नहीं है, ये धर्म में जो भी कमियां थी उस कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, धर्म को ये टारगेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि धर्म तो बहुत व्यापक होता है। धर्म में जो चीज़ें कमी थी, जैसे अंधविश्वास था, सती प्रथा वाला मैटर था। सती प्रथा का जो मामला देखा जाए, ये चल रहा था कि जो महिलाएं नहीं भी होना चाहती थी सती, उनको ज़बरदस्ती किया जा रहा था। इसमें बहुत सारे बताते रिलेशन ऐसे निकलते थे कि जल्दी जो है लेडीज जो है मर जाए, उसके गहने इत्यादि जो हमको मिल जाए। कुछ कॉन्सेप्ट ये निकाल रहे थे कि जो धर्म में एक बात कही गई है, ईश्वर के अनुसार ये बात है कि पति और पत्नी का प्रेम अटूट है, तो यहाँ पर बना है तो ऐसे ऊपर भी बना रहना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी बातें निकाली जा रही थी। तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि ये किसी भी धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथ में ये कहीं भी सती प्रथा की बात नहीं है, इस तरीके की बात नहीं है कि किसी स्त्री को ज़बरदस्ती पति के मरने के बाद जलाया जाए, सती किया जाए। तो ये बातें हैं, ये अपने जो तर्क देते थे
वेदों और उपनिषदों के आधार पर देते थे। तो इन्होंने दिखाया वेद और उपनिषद का जो है गलत इस्तेमाल ना हो, उसके शुद्ध रूप का इस्तेमाल हो, और बताया कि कैसे ना कैसे जो हिंदू धर्म में जो भी बुराइयां हैं उनको क्या किया जाए, दूर किया जाए। ये बात थी। कोई ये अपना एक नया धर्म चलाने के मूड में नहीं थे। ठीक है, अब आ जाइए। तो हमने ये सब बातें बताई। साथ साथ ब्रह्म समाज में एक और बात की गई, वस्तु, या कह लीजिए वस्तु है, व्यक्ति है, वस्तु हो गई, व्यक्ति है, या किसी भी जो है कोई भी बात, पुस्तक है कि सर्वोच्चता का विरोध, सर्वोच्चता का भी क्या है, विरोध। तो इन चीज़ों का विरोध है। ये सब किस में बहा जा रहा है? ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादा धार्मिक पुस्तकें इत्यादि नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ त्रुटि रहित या कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे त्रुटियां मिलेंगी। तो इनके सब विचार थे। खासकर पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देना। कौन शिक्षा को? पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा। ठीक है, तो ये सब राजा राम मोहन राय की बातें हो गई। किसकी? ब्रह्म समाज की। क्वेश्चन आ जाए ऐसे डायरेक्ट, पहला लाइन लिखा, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखाओ, ब्रह्म समाज के विचारों के अनुसार या ब्रह्म समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, इन सभी चीजों का विरोध किया। ये बात क्या है? सही है। ठीक है, या उसमें लिख दे मूर्ति पूजा का खंडन किया। ये भी बात क्या है? सही है। तो ऐसे एक बात फैक्ट की, एक बात क्या, कॉन्सेप्ट की। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग आगे राजा राम मोहन राय के विषय में। अब देखिए क्या होता है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई बताएगा? 1833 में होती है। ठीक है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु, राजा राम मोहन राय से लिख देते हैं, राय। ठीक, मृत्यु है, मृत्यु 1833। कहाँ हुई? ब्रिस्टल। ब्रिस्टल ये कहाँ है? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। क्लियर? 1830 में, मृत्यु से पहले की बात है, 1830 ईस्वी में। ठीक है, इन्हें किसने भेजा था अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए? अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड ने इन्हें अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड सम्राट विलियम फोर्थ के पास भेजा था। वहीं पर इनकी क्या हो गई? मृत्यु भी हो गई थी। वहीं कुछ दिनों बाद वहीं पर क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई। तो ये याद रखिएगा। तो जो है किसने इनको जो है पेंशन बढ़ाने के लिए भेजा था? अकबर सेकंड ने। और अकबर सेकंड ने ही, उसको खोल लीजिएगा, उसको डोर को। ठीक है, अकबर सेकंड ने इन्हें किसकी उपाधि थी? राजा की उपाधि थी। राजा की उपाधि। तो राजा की उपाधि इन्हें किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। तो ये सारे पॉइंट दिमाग में रखिएगा। अकबर सेकंड ने इन्हें किसकी उपाधि थी? राजा की उपाधि। तो ये राजा राम मोहन राय के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और बातें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए। अब क्या होता है, इन्होंने जो 1818 ईस्वी से सती प्रथा के विरोध में अभियान शुरू किया। इनको सफलता कब मिल गई? इनको सफलता मिल गई 1829 ईस्वी में। होता क्या है, 1829 ईस्वी में इन्हीं के प्रयासों से उस समय का भारत का गवर्नर जनरल, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल भी है, जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग
लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर कानून बनाकर क्या कर दिया? सती प्रथा पर कानून बनाकर इसे गैर कानूनी कर दिया। इसे गैर कानूनी किया। समझ पा रहे कि नहीं? मतलब इस पर कानून बना दिया। किसने बना दिया? सती प्रथा पर कानून। ये क्वेश्चन आता है जो है किसके प्रयासों से सती प्रथा पर कानून बनाया गया? विलियम जो है इनके प्रयास से राजा राम मोहन राय किया। किसने? विलियम बेटिंग ने। और 1829 है, जो 1829 का जो आपका 17th नियम, इसी से सजा मिलती थी। क्वेश्चन आ जाए कौन सा नियम था 1829 का? जब एक कानून है 1829 का जो है सती प्रथा निषेध अधिनियम कानून जो बना, इसमें कौन सा नियम था 1829 का? कौन सा नियम? 17 नियम। इस नियम के तहत न्यायालय को अधिकार दे दिया गया कि कोई व्यक्ति यदि सती प्रथा के लिए प्रमोट करता है, किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है, तो उस पर यह सती प्रथा करवा ही देता है, तो उस पर जो मानव हत्या का चार्ज होता है वहीं पर चार्ज लगेगा। कौन सा? मानव हत्या वाला। तो पूरा एक हिसाब से क्या हो गया? मृत्युदंड ही मिल सकती फिर तो है। तो इसीलिए मतलब कठोर नियम बनाया गया। तो क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा में किस नियम के द्वारा जो है मृत्युदंड के समान जो है दंड दिए जाने की व्यवस्था की गई? किसमें? नियम 17। क्लियर? चले, तो ये भी राजा राम मोहन राय का प्रयास में ही था, राजा राम मोहन राय। अब आइए कुछ और बातें भी हैं, हम लोग देखते हैं जो मान लीजिए क्वेश्चन बना दिया जाए या और भी क्या इन्होंने सुधार किया। अब देखिए कुछ महिलाओं के संबंध में, जैसे स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, या कह लिए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा। एक स्त्री शिक्षा को बढ़ावा हो गया। स्त्रियों का संपत्ति में अधिकार या महिलाओं का संपत्ति में अधिकार, ये सब कौन बात कर रहा है? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के तो बात विरोध की कर ही चुके हैं, बाल विवाह की बात कर ही चुके हैं, नहीं होना चाहिए, बहुपत्नी विवाह की बात कर ही चुके हैं। जब कभी मेंस में आप महिलाओं पर लिखें तो इनकी लाइनें आप जोड़ सकते हैं, निबंध लिखे तो उसमें भी राजा राम मोहन राय, और सीधे से क्वेश्चन आ जाए तो जोड़ ही सकते हैं। फिर आ जाइए इन्होंने क्या कहा जो है, और भी इनके क्या नियम थे? भारत से जो निर्यात होता है, भारत से जो निर्यात है, भारत से निर्यात वस्तु पर प्रशुल्क घटाया जाए, प्रशुल्क कम हो। देखिए जब ज़्यादा यहाँ से जो है टैक्स लगा के भेजोगे तो वहाँ वो महंगी बिकेंगी, तो वो परचेज ज़्यादा कोई नहीं करेगा, तो इसकी बात कर रहे हैं। न्यायपालिका में भी कह रहे हैं जो है कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या होना चाहिए? पृथक होना चाहिए, ये भी बातें कह रहे हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात की, ये भी बात कर रहे हैं। और पॉइंट देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जो सजा दी जाए, ये निर्णय किसके माध्यम से हो? न्यायालय में निर्णय ज्यूरी के माध्यम से। किसके माध्यम से हो? ज्यूरी के माध्यम से। और उसमें जो है भारतीय और यूरोपीय के बीच भेदभाव ना हो। ठीक है, भेदभाव ना हो, ये भी बात कर रहे हैं। प्लस क्या बात कर रहे हैं और पॉइंट में देखिए क्या क्या इनकी बातें हैं इंपॉर्टेंट, जो है जमींदारों द्वारा किसानों पर अत्याचार ना हो, किसानों पर अत्याचार रोका जाए, इनके विचार में है। उनसे लगान क्या लिया जाए? उनसे लगान कम लिया जाए। मतलब किसानों के संबंध में भी इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो इस आधार पे इन्होंने बहुत सारे अपने जो है दृष्टिकोण दिए, बहुत सारी चीज़ें बताई। अब हम लोग थोड़ा सा और देख लें, कुछ और पॉइंट हैं, जैसे इनके क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। 1817 ईस्वी में ये बनता है क्वेश्चन, ईस्वी में
इन्होंने डेविड हेयर और किसकी, अलेक्जेंडर गफ की मदद से, डेविड हेयर, और अलेक्जेंडर गफ, ठीक है, डफ लिखा होता है जो है, की मदद से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो इसमें यह नाम याद रखिएगा, डेविड हेयर एक, और दूसरा नाम क्या है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अब आइए क्या क्या पॉइंट है, राजा राम मोहन राय ने ये मैटर किया। अब आइए देखते हैं हम लोग 1825 में ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की भी क्वेश्चन आ सकता है, वेदांत कॉलेज की स्थापना। क्लियर, तो ये सब विषय जो है इंपॉर्टेंट राजा राम मोहन राय से रिलेटेड। क्लियर, तो 1825 में उन्होंने किसकी स्थापना कर दी, वेदांत कॉलेज की। तो ये सब हम लोगों ने राजा राम मोहन राय के विषय में पढ़ा, खासकर ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा और महिलाओं के संबंध में सती प्रथा का जो कानून है वो इनकी विशेषता रही। ठीक है, तो हम लोगों ने हर तरफ से इनको देख लिया है, इनके विचारों को। ये कोई नया ऐसे आ जाए कि राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म में संबंधित कुरीतियों जैसे सती प्रथा, जातिगत कठोरता, धार्मिक अंधविश्वास पर प्रहार किया। दूसरा लिखा है राजा राम मोहन राय वेद एवं उपनिषदों के भी विरोधी थे। तो पहला वाला सही है, लेकिन दूसरा वाला क्या है, गलत है। वेद और उपनिषद के आधार पर इनका तर्क होता था, वेद और, ये कहीं लाइन लिखिएगा, इससे क्वेश्चन बन चुका है, लड़कों ने या स्टूडेंट्स ने वेद उपनिषद को भी गलत लगा दिया कि उनको लगा कि ये चीज़ें धार्मिक है, तो जब धर्म की बुराई कर रहे हैं तो कहीं वेद और उपनिषद की भी कर रहे होंगे। वेद और उपनिषद के आधार पर या की शिक्षा के आधार पर तर्क दिया, तो इसका वो इस्तेमाल कर, खासकर उपनिषद को बहुत जो वैल्यू देते थे, कौन, राजा राम मोहन राय। क्लियर, चलिए, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय खासकर थे उच्च जात से ही, ब्राह्मण से ही थे राजा राम मोहन राय, लेकिन ज़्यादातर वो बातें मूर्त पूजा, तो इन्हीं के जो कह सकते हो समर्थक, या समर्थक तो नहीं कह सकते हो, जो इन्हीं के धर्म से हों या इन्हीं के वर्ग से हों, वो भी इनके बहुत सारे क्या बन गए थे, विरोधी भी बन गए थे, क्योंकि वहीं में बातें करते थे, वहीं के जो है ये मतलब उसी चीज़ से बिलोंग भी ये कर रहे थे। तो ये सब याद रखेगा। अब आइए जो है राजा राम मोहन राय के बाद, अब एक वर्ड मैंने बोला ब्रह्म समाज, इसमें कन्फ्यूज कर देता है। एक ब्रह्म समाज होता है, एक ये ब्रह्म समाज था, फिर आगे सुनिएगा थोड़ी सी स्टोरी। अब इसके बाद महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, 1842 में ब्रह्म समाज से जुड़ गए। और जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ये दो सभाओं से जुड़े थे, एक ज्ञानवर्धनी सभा थी, एक तत्वबोधिनी सभा थी। और खासकर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने कर दी थी 1839 में, और इन दोनों सभाओं का विलय कर दिया किसमें, ब्रह्म समाज में। और देवेंद्र नाथ टैगोर भी प्राचीन विचार को जानने वाले, साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा को भी अच्छी पकड़, पाश्चात्य शिक्षा पर भी अच्छी पकड़ रखने वाले थे। तो एक हिसाब से ब्रह्म समाज को नई ऊर्जा का संचार मिल गया, किसके जुड़ने से, देवेंद्र नाथ टैगोर। अभी 1833 में तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, 1842 में कौन जुड़ गया है, देवेंद्र नाथ टैगोर। क्लियर, अब आते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर जुड़ गए, इसको और गति दे दी। होता क्या है, आगे चलकर 1858 में केशव चंद्र सेन भी इससे जुड़ जाते हैं। कौन, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन और कौन है इधर, देवेंद्र नाथ टैगोर। अब तो ब्रह्म समाज में कौन हो गए, दोनों बड़ी हस्तियां हो गए, दोनों बहुत जो है अच्छे विचारक हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हैं। होता क्या है, जो आपके देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में आचार्य नियुक्त करते हैं। तो क्वेश्चन आता है, आचार्य की उपाधि ब्रह्म समाज में किसको दी गई थी, आचार्य किसको बनाया गया था ब्रह्म समाज का, केशव चंद्र सेन। बनाया किसने था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने।
आगे चलकर होता क्या है, उदारवादी विचारधाराओं के बीच टकराव होता है। एक कहावत है ना, जहाँ पे जो है विद्वान दो एक साथ नहीं रह सकते हैं, एक है ना, सभी जो है ज्ञानी लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, सबके अपनी अपनी फिर बातें होने लगेंगी। अब वही मैटर है, दोनों लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब जो केशव चंद्र सेन हैं, ये समाज ब्रह्म समाज का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाह रहे हैं। मतलब इनके जो आधार पर देखा जाए, सभी धर्मों को शिक्षा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन देना, जो अंतर्राष्ट्रीय विचार हैं वहाँ तक इसको रखना। मतलब एक कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाने लगा, किसका, ब्रह्म समाज का, जिसके ये विरोधी थे कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें निकाल दिया, कहा कि ब्रह्म समाज से आप इस्तीफा दिया, ब्रह्म समाज से निकल जाइए। तो 1865 में इन्होंने ब्रह्म समाज को छोड़ दिया, किसने, केशव चंद्र सेन ने। फिर एक नई ब्रह्म समाज बना लिया, उसको कहा जाता है, शुद्ध जो सही लैंग्वेज में लिखा गया है, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, या कहीं कहीं लिखा है भारतीय ब्रह्म समाज, या नव विधान समाज, क्या कहा था, नव विधान समाज, ये सब नाम है इसके। वो बना देते। वो कब बनाया, 1866 में। या कब वो नव विधान समाज या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब की केशव चंद्र सेन ने, 1866 या 1866 में। तो ये भी याद रखिएगा, कभी आए ब्रह्म जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, ऑप्शन में राजा राम मोहन राय भी है, देवेंद्रनाथ टैगोर भी है, जो है केशव चंद्र सेन भी है, आनंद मोहन बोस भी है, ये सब नाम दिए हों तो आप टिक मार दिए कहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी दिमाग में रखिएगा। क्लियर। तो अब कौन सी हो गई, भारतीय ब्रह्म समाज। अब भारतीय ब्रह्म समाज चल ही रही थी केशव चंद्र सेन, तो जो पहले वाली ब्रह्म समाज जो बची किसकी, देवेंद्रनाथ टैगोर की, तो वो कौन से नाम से जानी गई, आदि ब्रह्म समाज। कौन सा समाज, तो जब आदि ब्रह्म समाज का है क्वेश्चन, तो किसको टिक मारोगे, देवेंद्रनाथ टैगोर को। मैं हमेशा के लिए आपका कंफ्यूजन क्या कर रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ आज ही, ठीक है। अब आगे स्तर में थोड़ा सा और बढ़े। अब ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। अब होता क्या है, केशव चंद्र सेन अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर देते हैं, वो भी वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग, वैदिक कर्मकांड के अकॉर्डिंग। कहीं कहीं उन्हीं का ये विरोध किए होते हैं, खासकर 13 वर्ष की बच्ची का विवाह। ये तो जब महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, वो जब महिलाओं बाल विवाह के विरोध की बात ये ब्रह्म समाज कर रहा है, कहीं ना कहीं वही शाखा का जो मेन नेतृत्व करता होगा, नेतृत्व करने वाला जो 13 वर्ष की अपनी बच्ची का विवाह कर देगा, तो इनके जो समर्थक थे वो विरोधी हो गए, और उन्होंने ही जो है एक नई ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। उसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। कौन था, साधारण ब्रह्म समाज। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे, आनंद मोहन बोस हो गए, एक है उमा चंद्र दत्त हो गए। खासकर आनंद मोहन बोस का नाम याद रखेगा, ठीक है। तो आनंद मोहन बोस, इन्होंने किसकी स्थापना कर दी, साधारण ब्रह्म समाज की। तो बताइए, तो अब 4 ब्रह्म समाज, आनंद मोहन बोस का लिखा हुआ कहते सर्वसाधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, तो वहाँ पे आनंद मोहन बोस का हो, उमेश चंद्र दत्त का हो, शिवेंद्र थे उनका नाम आए, तो ये सब किससे संबंधित हैं, सर्वसाधारण ब्रह्म समाज। क्लियर, समझ पाए। और जो ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के समय थी, उस ब्रह्म समाज ने संयुक्त प्रांत है, पंजाब है, बॉम्बे है, मद्रास है, उनमें शाखाएं भी खोली थी। अब देखिए इसको करते हैं आगे। देखिए ये घटना चक्र क्वेश्चन आंसर तो करेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से समीक्षा अधिकारी का पेपर आया था उसमें प्रीवियस ईयर का तो मिश्रण था, लेकिन कुछ इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे जिसको आपको पढ़ना ही पड़ता। फिर तो वो एक जमा 2 स्टेटमेंट हैं, आपको एक स्टेटमेंट मान लिया घटना चक्र कहीं से मिल गया, लेकिन एक स्टेटमेंट डीप की बुक का है। अब क्या करोगे, वो एक पढ़ी लाइन भी तो क्या तुम्हारी हो गई, बेकार हुई। आपको पूरे क्वेश्चन का नॉलेज तभी तो आंसर लगाओगे, ठीक। चले, और घटना चक्र या प्रीवियस ईयर जो भी बुक के अच्छे होंगे वो मैं कराऊंगा, इसकी श्रृंखला चलाऊंगा 100 दिन की, पूरी 100 दिन की, वो अलग चलेगी। क्लियर, ये डीप नॉलेज और वो क्वेश्चन आंसर साथ साथ दोनों चीज़ें। अब आइए देखते हैं इसमें, एक बार यहीं पे लिख लीजिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, फटाफट, देवेंद्रनाथ टैगोर 1842 ईस्वी में ब्रह्म समाज में शामिल हुए हैं। ब्रह्म समाज में शामिल हुए। फिर हो क्या रहा है, देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल हुए, फिर क्या होता है, ये किससे संबंधित है, ये ज्ञानवर्धनी
यह ज्ञानवर्धनी तथा तत्वबोधनी सभा से संबद्ध है। तत्वबोधनी सभा से संबद्ध है, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी आ चुका कई बार है, 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है, 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधनी सभा का गठन किया था, अच्छा, तत्वबोधनी सभा से जो है तत्वबोधनी पत्रिका भी निकलती थी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब जो हम लोग देखें, जो ये ज्ञानवर्धनी और तत्वबोधनी सभा है, ये संबंध है, इन दोनों का विलय किसमें हो गया? विलय हुआ किसमें? किसमें विलय हो गया? ब्रह्म समाज में। क्लियर, लाइट आ गई है, ठीक है। ब्रह्म समाज में विलय हो गया, ठीक है, ब्रह्म समाज में। अब आइए ध्यान देखिए, जब आप ज़्यादा पढ़ाई दिमाग से करते हो तो आपका फिर दिमाग पूरा फोकस हो जाता है, फिर पता नहीं चला, लाइट का इंतजार इत्यादि नहीं रह जाता है, ठीक है। देखिए, हाँ, अब ये हो गया मामला। चलिए देखिए, अब क्या है, तत्वबोधनी सभा भी हो गया। अब होता क्या है, 1858 ईस्वी में केशव चंद्र सेन, कौन है? केशव चंद्र सेन इस ब्रह्म समाज में शामिल होते हैं, इस ब्रह्म समाज में शामिल हुए, ठीक है। अब केशव चंद्र सेन शामिल हो गए। फिर मैंने कहा था देवेंद्र नाथ टैगोर, चलेगा, ऐसे लिख दें, देवेंद्र नाथ टैगोर ने इन्हें समाज में आचार्य नियुक्त किया। तो आचार्य कौन नियुक्त होता है, बताइए, कौन नियुक्त हो रहा है? ईश्वर चंद्र सेन, ठीक है। फिर क्या होता है, अंतरराष्ट्रीयकरण के विचार के समर्थक केशव चंद्र सेन जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच मतभेद, ठीक है। और एक चीज़ और देखा जाए, जब ये दोनों लोग साथ थे तो ब्रह्म समाज की शाखाएं कहाँ कहाँ खुल गई थी? ब्रह्म समाज की शाखाएं देखा जाए तो बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, पंजाब, इन जगहों पर किसकी शाखाएं खुल गई थी? ब्रह्म समाज की शाखाएं भी खुली थी। लेकिन बाद में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीयकरण के विचार के समर्थक थे केशव चंद्र सेन, जिसके कारण जो क्या हुआ, किससे विवाद हो गया, ठीक है, हाँ, जिसके कारण किसका विवाद हो गया? देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच मतभेद हो गया। और क्या हुआ, 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में किसने जो है त्यागपत्र दे दिया? जो कौन निष्कासित हो गया? केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज छोड़ दिया, और 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने भारतवर्षीय या भारतीय ब्रह्म समाज या अन्य नाम जो कह सकते हो नौ विधान समाज
समाज की स्थापना की। अच्छा, ये लोग जो स्थापना सब करेंगे बंगाल में ही करेंगे, ठीक है, सब बंगाल के ही हैं। क्लियर? तो इसके कई नाम हैं, एक भारतवर्षीय या भारतीय ब्रह्म समाज या नवविधान समाज। क्लियर? इसका नाम है किसका? भारतीय ब्रह्म समाज का। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज को या भारतीय ब्रह्म समाज को या क्या कहो? नवविधान समाज। क्लियर? अब ये भी मामला हो गया। और जो है देवेंद्रनाथ टैगोर की ब्रह्म समाज को या देवेंद्र, इसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर की ब्रह्म समाज का ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। किस नाम से? आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? आदि ब्रह्म समाज। क्लियर? अब आ जाइए, होता क्या है? केशव चंद्र सेन क्या करते हैं? 13 वर्ष की पुत्री का विवाह कूच बिहार के एक राजा से करते हैं। कूच बिहार के राजा से किया। अभी बाल विवाह का तो समर्थन करते थे, बाल विवाह खुद ही कर रहे हैं, खुद ही अपनी बेटी का। तो नाराज समर्थकों ने क्या कर दिया? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना, उसमें किसका नाम आता है? आनंद मोहन बोस, ठीक है, उमेश चंद्र दत्त, इसका नाम आता है इन लोगों का, आदि लोग थे। ठीक है, तो याद रहेंगे। अब ये सब हो गया आपका। अब हम लोग बढ़ रहे हैं यंग बंगाल आंदोलन। कौन सा बढ़ रहे हैं? यंग बंगाल आंदोलन अगला टॉपिक है इसी में। ये देखिए, ये सामाजिक धार्मिक सुधार में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हैं समाज सुधारक हैं, उनसे जुड़ी हुई बातें हैं। और जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे सब आपको यहाँ से मिलेगा, देखना क्या क्या इंपॉर्टेंट। और इसके आगे के लेवल का भी मैंने करा दिया, प्रीवियस ईयर से भी आगे का लेवल। ठीक है, हाँ, जो देखा जाए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब जो फंसा देंगे, जो आपको सही से पता नहीं है। अब हम लोग देख रहे हैं यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन क्लियर? अब इसके बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं, चर्चा करते हैं, तब आप समझ आएगा। यंग बंगाल आंदोलन में देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए होता क्या है, 19वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में चला जाए, या मान के चलिए तीसरे और चौथे दशक में कहा जाए। 19वीं सदी के तीसरे और चौथे दशक में एक बुद्धिजीवियों द्वारा रेडिकली या उग्रवादी विचारधारा आती है। बुद्धिजीवियों द्वारा ये उग्रवादी विचारधारा है कि अदर वाले नहीं, उग्रवादी मार काट वाली ये विचारधारा नहीं, उग्रवादी द्वारा एक विचारधारा आई। ये कहीं ना कहीं विचार या प्रवृत्ति राजा राम मोहन राय के विचारों से ज़्यादा क्रांतिकारी थी। और राजा राम मोहन राय के जो विचार थे पाश्चात्य संस्कृति वाले, पाश्चात्य शिक्षा को, मतलब वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करना, जो उनके विचार थे बहुत सारी सामाजिक बुराइयों से संबंधित, उससे भी ज़्यादा प्रवृत्ति वाली विचारधारा कौन से आंदोलन में आई? यंग बंगाल आंदोलन में। और जो इसके जो प्रवर्तक हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, वो कौन थे? 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में रहे प्राध्यापक हेनरी डेरोजियो थे। कौन थे? हेनरी डेरोजियो। क्लियर? तो ये भी दिमाग में रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। हेनरी डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता थे। फिर अगला स्टेटमेंट दिया हो, हेनरी डेरोजियो हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक भी रहे। तो दोनों बातें क्या हैं? सही हैं। या इस तरीके से स्टेटमेंट आए कि यंग बंगाल आंदोलन चलाने के कारण यंग बंगाल पहला स्टेटमेंट है कथन, यंग बंगाल आंदोलन जो कि राजा राम मोहन राय के विचारों से भी ज़्यादा प्रवृत्ति का एक आंदोलन था। फिर अगला कारण हो,
हेनरी डिरोजियो को इस आंदोलन के कारण, या हेनरी डिरोजियो ने, अगला कारण में लिखा स्टेटमेंट, हेनरी डिरोजियो को हिंदू कॉलेज छोड़ना पड़ा। तो पहला स्टेटमेंट है, समझिए, कि यंग बंगाल आंदोलन राजा राम मोहन राय के विचारों से भी उच्च प्रवृत्ति का एक आंदोलन था। फिर अगला स्टेटमेंट है, हेनरी डिरोजियो को हिंदू कॉलेज छोड़ना पड़ा। तो कथन है, ये नीचे कारण है। तो ये दोनों बातें क्या हैं, सही हैं। और पहला वाला जो है दूसरे की क्या है, व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि इतना उग्र उन्होंने अपना ये प्रवृत्ति रखी थी, इसी कारण इनको कट्टर हिंदूवादी जो छात्र थे, या जो है हिंदू रीति रिवाजों को ज़्यादा मानने वाले लोग थे, उनके प्रयासों से इनको क्या कर दिया गया था, हिंदू कॉलेज से 1831 में निष्कासित कर दिया गया था। किसको? हेनरी डिरोजियो को। समझ पाए कि नहीं? तो ऐसे मतलब स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, क्योंकि यही नहीं पूछेगा, वो तो वन लाइनर एग्जाम में पूछेगा। यंग बंगाल आंदोलन के समर्थक थे, यंग बंगाल आंदोलन के नेतृत्व करता थे, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो सभी लगा लेंगे हेनरी डिरोजियो। आपको तो पूरा आना चाहिए कि आप पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हैं, आरओ देने जा रहे हैं। देखिए क्या है, लिख लीजिएगा, 19वीं शताब्दी की बात है, 19वीं शताब्दी, ये स्टेटमेंट ही ऐसे दे दे। 19वीं शताब्दी के तीसरे व चौथे दशक में बुद्धिजीवियों द्वारा उग्रवादी या रेडिकल प्रवृत्ति का जन्म हुआ। उग्रवादी प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। ठीक है। और जो देखा जाए, पाश्चात्य संस्कृति के समर्थक व समाज सुधारक हेनरी डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया। यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किया, यंग बंगाल आंदोलन को प्रारंभ किया। ठीक है, इन्हीं दशकों में प्रारंभ हो रहा है। इन्होंने 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में, या 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक रहे। क्वेश्चन आ जाए, हेनरी डिरोजियो किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? हिंदू कॉलेज के। क्लियर। फिर आ जाइए, इनके उच्च प्रवृत्ति वाले विचारों, या आगे बढ़ते हैं हम लोग, उच्च प्रवृत्ति के विचारों के कारण इन्हें 1831 ईस्वी में हिंदू कॉलेज छोड़ना पड़ा। 1831 में इनकी क्या हो गई, ईस्वी में मृत्यु भी हो जाती है। इनके कम हो गए, 1831 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब आइए, इनके द्वारा कुछ स्थापित की गई संस्थाएं हैं, संगठन है, वो पूछ सकता है जब कठिन पेपर बनाए, मान लीजिए। तो एकेडमिक एसोसिएशन, एक संस्था इनकी कौन थी? एकेडमिक एसोसिएशन। फिर एक है सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ
जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। एक और संस्था इनकी थी एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। एक और इनकी संस्था थी बंग हित सभा, बंग हित सभा। एक और इनकी सभा थी डिबेटिंग क्लब, डिबेटिंग क्लब, ठीक है, का गठन किया था, का गठन किया। इन सभाओं क्या किया, गठन किया। क्लियर। तो एक एकेडमिक एसोसिएशन के कौन संस्थापक में नाम आ जाए तो किसको लगाओगे, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज भी किसकी है, इन्हीं की है। फिर एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन भी किसकी है, एसोसिएशन भी इन्हीं की है। बंग हित सभा भी है, डिबेटिंग क्लब भी है। का क्या किया था इन्होंने, गठन किया था। ये किसकी है, हेनरी डेरोजियो की। ठीक है। अब आइए, इन्होंने एक ईस्ट इंडिया पत्र निकाला था। कौन सा, ईस्ट इंडिया समाचार पत्र के संपादक भी रहे। तो याद रखोगे, ईस्ट इंडिया समाचार पत्र के संपादक में भी किसका नाम आता है, हेनरी डेरोजियो। तो हेनरी डेरोजियो के बारे में मैंने इतना बता दिया कि आपसे क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। हेनरी डेरोजियो के बारे में पहली बात बताई मैंने, 19वीं शताब्दी के जो तीसरे चौथे दशक में जाओगे तो बुद्धिजीवियों द्वारा एक उग्रवादी या रेडिकल प्रवृत्ति का जन्म हो रहा है। और इसी प्रवृत्ति के कारण ही जो है एक यंग बंग आंदोलन चला। और यंग बंग आंदोलन के जो है प्रणेता थे या प्रवर्तक थे कौन थे, हेनरी डेरोजियो थे। हेनरी डेरोजियो का संबंध पूछा जाए तो हिंदू कॉलेज से रहा। हिंदू कॉलेज में 26 से 31 तक इन्होंने वर्क किया। इनकी उच्च प्रवृत्तियाँ या इनके कठोर या कह लीजिए पूरी तरीके से वेस्टर्न या कह लीजिए हिंदू विरोधी लोगों या कट्टर हिंदू ने अपना हिंदू विरोधी विचारधारा समझा, उसके कारण इनको जो है हिंदू कॉलेज छोड़ना पड़ा। और फिर जो देखा जाए इन्होंने जो कुछ स्थापित किए थे संगठन वगैरह तो वो मैंने लिख दिया। और एक समाचार पत्र का नाम आया तो क्या है, ईस्ट इंडिया। क्लियर, ये सब बातें हो गई। अब आइए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इन्हें बंगाल में आधुनिक आंदोलन का जनक कहा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इन्हें क्या कहा है, जो है बंगाल में आधुनिक आंदोलन चलाने वाला या आधुनिक आंदोलन का जनक किसे माना है, हेनरी डेरोजियो को। तो किसने जो है इनकी प्रशंसा की है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कहा है हेनरी डेरोजियो, ठीक है, यहाँ पे जिसमें लिख दिया जाए कहीं हेनरी डेरोजियो, देखिए लिख लिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, SN सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या मान रहे हैं, बंगाल में आधुनिक आंदोलन का जनक। ठीक है, किसको माना है, हेनरी डेरोजियो को। भले ही ये ज़्यादा नहीं आगे जीवित रह पाए, लेकिन इनके विचारों ने कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय के विचार को फिर से जीवित किया था। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। अब आते हैं हम लोग, कौन है अगला नंबर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसको देख रहे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्लियर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हम लोग देखते हैं। इनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में, इन्हें जो है कह सकते हो प्राचीन ज्ञान और साथ साथ पाश्चात्य ज्ञान दोनों का इनको जो है बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा ज्ञान था। तो दोनों के ज्ञान का इनमें सम्मिश्रण था। किसमें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बहुत ही योग्य प्रवृत्ति के व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता, यहाँ लिख दे, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में कॉलेज के प्राचार्य थे, प्राचार्य बने। ठीक है, ये खुद तो ब्राह्मण थे, लेकिन जो उस समय कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में ब्राह्मणों को ही संस्कृत की शिक्षा दी जा रही थी या उच्च वर्ग के लोगों को ही संस्कृत की शिक्षा दी जा रही थी, तो इन्होंने सभी लोगों को संस्कृत की शिक्षा दी जाए, इसके लिए इन्होंने वहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ की थी, बहुत लड़ाई की थी इसके लिए। तो क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का,
संस्कृत, बाद में इनको स्कूल छोड़ना भी पड़ रहा था। तो जो आ जाए कि जो संस्कृत कॉलेज में सभी वर्गों के लिए संस्कृत की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किसने सर्वाधिक प्रयास किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, इन्होंने सभी वर्गों के लिए संस्कृत शिक्षा दिए जाने को प्रोत्साहित किया। ठीक, तो एक तो इनका विद्यार्थियों में इनका मामला आ गया, समाज सुधारक में ये भी मामला आ गया। अब दूसरा देखा जाए जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर में और क्या मामला है। अच्छा, कलकत्ता के जो प्राचार्य बने थे बताया था 1850 में। कब बने थे? 1850। अब दूसरा मामला क्या है, ये महिला विद्यालयों से काफ़ी संबद्ध थे, मतलब बड़ी संख्या में महिलाओं विद्यालयों से संबद्ध थे। लगभग 35 महिला विद्यालयों से 35 महिला विद्यालयों से संबद्ध। ठीक है, फिर देखा जाए 1849 ईस्वी में बैथुन कॉलेज के सचिव के रूप में कार्य करते हुए महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए प्रयास किया। महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए बेहद प्रयास किया, या महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था की। जो खासकर उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था कब कर पाए? ये बैथुन कॉलेज में ये कब सचिव पद पे रहे। तो मान ली स्टेटमेंट टाइप का है, एक बार पीसीएस में क्वेश्चन आया था, उसमें मिलान करना था इनको संस्कृत कॉलेज के अध्यापक या प्राचार्य के रूप में। किसको मिलान करना था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। तो ऐसे आ जाए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने, पहली बात थी। फिर आए, इन्होंने गैर ब्राह्मण जातियों को संस्कृत की शिक्षा दिए जाने के लिए प्रोत्साहित किया या के लिए प्रयास किए। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। ठीक है, फिर आ जाइए, जो वहीं पे आ जाए, महिलाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ये किस जो है पद पे रहे थे? 1849 के बैथुन कॉलेज में सचिव के पद पर। देखिए, बैथुन कॉलेज 1840-1850 के बीच महिला की शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किए गए। उसी प्रयासों में बैथुन कॉलेज की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्लियर? फिर आ जाइए, थोड़ा सा और देखते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर के विषय में थोड़ा सा और। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो लाइन है। देखिए, इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बन सका। तो विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है काफ़ी प्रयासरत रहते थे। ये लोगों के बीच जाते थे, संपर्क करते थे। जो भी विधवाएं होती थी प्रयास करते थे वो मारी ना जाए, उनकी हत्या ना कर दी जाए। तो उनका विवाह इत्यादि कराने के लिए इन्होंने जो है घर घर जाकर भी कैंपेन चलाई। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? इन्हीं के प्रयासों से आया। कब आया? 1856। तो लिखेगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ था? पारित हुआ था, एक कानून बना था। क्लियर? तो उस कानून का नाम क्या था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। उस समय कौन वायसराय था? वायसराय भारत का, या उस समय गवर्नर जनरल था? भारत गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। क्लियर? तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया है। अब उसके बाद जो हम लोग देखेंगे
ज्योतिबा फुले के बारे में देखेंगे, सावित्रीबाई फुले के बारे में देखेंगे, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस के बारे में देखेंगे, विवेकानंद जी के बारे में देखेंगे, आर्य समाज के बारे में देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सब कवर किए जाएंगे। हर वर्ष संबंधित जो है आंदोलन करता है उनके बारे में भी देखेंगे, कौन से किसने आंदोलन चलाए। ये एक टॉपिक जो है बहुत ही कह सकते हैं व्यापक टॉपिक है। इसमें आपको फैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट भी। जब क्वेश्चन आएगा मौका लगा, एक लाइन फैक्ट की होगी और एक लाइन क्या होगी, अंदर विचारों की होगी, विचारधाराओं की, कॉन्सेप्ट किसे कह सकते हो। क्लियर? तो आज यहीं तक ये हिस्ट्री क्लास रखते हैं, इतनी। फिर जो है आगे करंट अफेयर की क्लास रहेगी। धन्यवाद।